देखिए अक्षांश देशांतर में कोई दिक्कत है आप लोगों को? देखिए सिंपल सा टॉपिक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं। तो अक्षांश देशांतर आप समझ रहे हैं ये क्या है? किसी जगह का पता लगाने के लिए, समय का पता लगाने के लिए, तारीख का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे चलकर जब हम जलवायु देखेंगे, मौसम के बारे में पढ़ेंगे, तब और पता चलेगा कर्क रेखा मकर रेखा का क्या काम है कि नहीं, क्यों उसका नाम कर्क रेखा ही क्यों दिया गया। जैसे आज राकेश ने साल 23.5 डिग्री ही क्यों लिया गया कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा क्यों लिया गया? क्योंकि इसके पीछे कारण यही है कि सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही घूमते रहता है। वो नीचे कहाँ तक जाता है? मकर रेखा तक, और ऊपर कहाँ तक आता है? कर्क रेखा तक। इसीलिए इस बीच में गर्मी ज़्यादा रहती है और इसके ऊपर के भाग में ठंडी या बर्फ़ ज़्यादा होती है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज कब होगा? जब हम लोग मौसम के बारे में पढ़ेंगे तब, उसमें भी थोड़ा सा टाइम। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, शुरू किए थे जो ब्रह्मांड। तो आपको पता है ब्रह्मांड जो जिसका निर्माण हुआ किस थ्योरी के आधार पे? बिग बैंग थ्योरी, महाविश्व थ्योरी, जिसे किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियर। उनका मानना था पहले एक छोटा सा कण था, इतना छोटा कण था जब हमें आँख से दिखाई नहीं देता था, परमाणु के आकार का, जिसका घनत्व और तापमान घनत्व बहुत ज़्यादा था और दबाव बहुत ज़्यादा था। और उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद धीरे धीरे बादल का निर्माण हुआ, काले काले बादल। और वो जो काला बादल किसका था? हाइड्रोजन का, जिसे हम लोग क्या कहते थे? निहारिका या नेबुला। यहाँ तक देखे थे। इसके बाद देखे थे जो ब्रह्मांड में कई सारे आकाश गंगाएँ हैं। आकाश गंगा यानी तारों का समूह। ठीक, इसके अलावा धूलकण भी है और गैस भी है। और हमारा जो आकाश गंगा है इसका क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ब। और इसका चक्कर लगाने में सूर्य को कितना वर्ष लगता है? 25 करोड़ वर्ष। अब सोचिए किस स्पीड से लगाता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, यानी 1 सेकंड में 250 किलोमीटर जाता है, और तब लगता है 25 वर्ष। ये आगे हम बताएंगे, जब सूर्य के बारे में बताएंगे तब, जो आज ही क्लास में होगा। ठीक है। उसके बाद में क्या देखते थे? ये सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? प्रक्षिमा सेंचुरी। तो ये सब आपको याद रखना है। ये सब सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग देखते हैं तारों का निर्माण प्रक्रिया। देखिए आपको तो पता है नेबुला क्या है? नेबुला या निहारिका। देखिए जब कुछ नहीं था, एक छोटा सा कण था परमाणु के आकार का, उसमें अचानक विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद धीरे धीरे वो फैलता गया, और फैलने के बाद क्या हुआ? काले काले बादल हाइड्रोजन के बन गए। वो जो हाइड्रोजन के काले काले बादल थे उसी को क्या कहा गया? नेबुला। अब देखिए तो इसमें तारों का चरण जो है, इसमें तो कई तारे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आदि तारा, जिसे हम लोग भ्रूण तारा भी कहते हैं। फिर देखेंगे युवा तारा, फिर देखेंगे रक्तदानव तारा, फिर देखेंगे श्वेत वामन तारा, फिर काला वामन तारा, फिर देखेंगे सुपरनोवा, फिर देखेंगे सुपरनोवा के बाद आएगा पल्सर या न्यूट्रॉन तारा, और अंत में आएगा ब्लैक होल। देखिए तारा का प्रकार नहीं है, पहले तारा आदि तारा होता है, फिर आगे चल के क्या बन जाता है? फिर रक्तदानव तारा, फिर श्वेत रक्तदानव में ही फिर वजन के आधार पे जो छोटा होगा वो श्वेत और काला होगा, जो बड़ा होगा वो सुपरनोवा, और अंत में क्या बन जाता है? ब्लैक होल। ये प्रकार नहीं है, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके समाप्त होता है। ठीक है। तो जब नेबुला हम लोग देख रहे हैं तो नेबुला में क्या होता है? क्या होता है? हाइड्रोजन का काला बादल है
और जब ये क्या होता है, इसके अंदर धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सब आपस में सिकुड़ने लगता है। तो आपस में जो सिकुड़ने लगता है जिस समय, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदि तारा। यानी आदि तारा क्या है, जब नेबुला में जो काले काले बादल हैं हाइड्रोजन के, वो धीरे धीरे आपस में सिकुड़ने लगेगा। क्यों सिकुड़ेगा? क्योंकि आपको पता है जिसमें द्रव्यमान होगा उसमें आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो सब एक दूसरे को खींचता है। जो फैला हुआ था तो धीरे धीरे क्या होगा, नज़दीक आना शुरू होगा। जब नज़दीक आना शुरू हो रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग आदि तारा या भ्रूण तारा। यानी तारा का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गया। भ्रूण समझते हैं ना, जब बच्चे का जो जन्म होता है तो जन्म से पहले जो बच्चा का पहला जीवन भ्रूण ही कहलाता है। जब बच्चे 4 सप्ताह का पेट के अंदर हो जाता है उसमें जीवन आ जाता है, उसको भ्रूण कहा जाता है कि नहीं। तो उसी तरह ये बच्चा है, तारे का एक बच्चा जो धीरे धीरे अब नज़दीक आना शुरू हो रहा है। तो सारे जो हवाएं हैं हाइड्रोजन की, वो जब गैस जब नज़दीक आ रहा है, इसका मतलब जो तारा बनना शुरू हो गया। तो वैसी स्थिति को क्या कहते हैं, आदि और भ्रूण तारा। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है, जब मान के चले सारे तारे आपस में चिपक रहे हैं, ठीक है, भ्रूण तारा बन गया। अब ये आपस में आएगा तो टकराएगा कि नहीं एक दूसरे से। जब एक दूसरे से टकराने लगता है तो टकराने के कारण क्या होता है, इसके अंदर का जो हाइड्रोजन है इसमें एक नया प्रक्रिया शुरू हो जाता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन धीरे धीरे जुड़ना शुरू होता है। संलयन क्या था, जब दो छोटे छोटे परमाणु जुड़ते हैं, एक नया परमाणु बनाते हैं, तो उसे कहते हैं संलयन। और विखंडन क्या होता है, जब बड़ा टूट के दो छोटे छोटे में हो जाता है। तो यहाँ देखिए, जैसे ही सब आपस आया तो आपस में रगड़ना शुरू किया, रगड़ने के कारण कौन सा प्रक्रिया शुरू हो गया, हाइड्रोजन। तो अब यह हाइड्रोजन किस में बदल रहा है, जैसे 2 हाइड्रोजन मिलते जा रहा है तो बदल रहा है किसमें, हीलियम में। तो ये जो प्रक्रिया चल रहा है, यानी नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल रहा है, तो वैसे तारे को क्या कहते हैं, युवा तारा। यानी ये बढ़ रहा है। जैसे अभी आप लोग क्या है, जैसे जब आप लोग बच्चे होंगे, गर्भ के अंदर होंगे, तो आप लोग भ्रूण तारा थे, और जैसे आप जन्म लिए और कुछ समय के बाद धीरे धीरे आप ग्रोथ करने लगे। पहले इतने छोटे से थे, अब कितने बड़े हो रहे हैं, है कि नहीं। तो अब कब तक बड़े होते हैं, 18 से 19 साल तक बड़े होते कि नहीं। तो वहाँ तक जनरली उसके हिसाब से हम लोग युवा तारा मान सकते हैं, जब तक वो बढ़ रहा है। एक समय अगर आपका बढ़ना बंद हो जाएगा, तब हम लोग आएंगे रक्तदानम में। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल रहा है, किसके कारण, नाभिकीय संलयन। क्यों देखिए, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिला, 2 मिल गया तो हीलियम बना दिया। अब ये प्रक्रिया चलते रहता है, और जब तक ये प्रक्रिया चलते रहता है तो उसको क्या कहते हैं, युवा तारा। और हमारा सूर्य भी क्या है, एक युवा तारा। सूर्य क्या है, युवा तारा। और इसमें क्या, अभी भी हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। अभी जो वर्तमान का स्थिति है, सूर्य में जो है 70% क्या है, हाइड्रोजन, 28% क्या है, हीलियम। और इसके बाद 2% में कई सारी चीज़ है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, लोहा और नियोन। यानी अभी जो सूर्य है, सूर्य का पर टोटल सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम, और 2% में कार्बन, नाइट्रोजन, लोहा और नियोन है। तो अभी क्या है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। और जब धीरे धीरे बदलते बदलते एक समय ऐसा आएगा जो हाइड्रोजन हीलियम में ज़्यादा तक, मतलब हीलियम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा हो जाएगा। और जब हीलियम हाइड्रोजन ज़्यादा, अभी 70% है, फिर ये हाइड्रोजन 60 होगा, तो ये 40 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा कि नहीं। और जब बढ़ते बढ़ते हीलियम हाइड्रोजन से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, रक्तदानव तारा। पहले फिर से तीनों समझिए। आदि तारा क्या है, जब बाहर मतलब वायु क्या कहते हैं, अंतरिक्ष में जितने भी काले काले बादल थे हाइड्रोजन के, वो जब चिपकना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या कहते थे, आदि तारा। चिपकने के कारण, जब आपस में रगड़ने के कारण क्या किया, हाइड्रोजन हीलियम बनना शुरू हो गया। किस विधि के द्वारा, नाभिकीय संलयन।
तो उसको क्या कहते हैं, युवा तारा। लेकिन जब ऐसा एक समय ऐसा आएगा जो हीलियम हाइड्रोजन से ज़्यादा हो जाएगा, तब जैसे मान चलिए कोई ये तारा है, कौन सा तारा है, रक्त दानव तारा, इसमें ऐसा हो गया जो हीलियम हाइड्रोजन से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ का अंदर का तो सब बदल गया, हीलियम हो गया, लेकिन बाहर में क्या है अभी भी बन रहा है, तब तक बनेगा जब तक वो पूरा साफ हो जाए। तो जब अंदर में पूरा हीलियम बन गया, अंदर में नाभिकीय संलयन बंद हो गया, क्यों बंद हो गया कि अंदर का सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया, अब केवल बाहर में जो बचा है वो बदल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, रक्त दानव तारा, क्योंकि लाल लाल दिखाई देता है इसलिए रेड जेंट स्टार इसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ तक ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हेडिंग 3 तक देखें ना। अब इसको जानने से पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा। देखिए ये चंद्रशेखर वैज्ञानिक का नाम है। अब सीमा क्या कि इन्होंने क्या किया, जो इसके बाद ये जो तारा है, किस तारे को बामन मतलब बौना तारा, किस तारे को बौना कहेंगे, किस तारे को बड़ा कहेंगे, इसके लिए ये प्रयोग किया। तो इसने क्या किया, 1.44 ms से जो छोटा होगा, से छोटे तारे को बामन या जिसको आप लोग कहते हैं बौना तारा कहा जाएगा। अभी पूछते हैं एमएस क्या है, यानी ये तारों का जो है ना वह द्रव्यमान के आधार पर, देखिए ये जो रक्त दानव तारा है इसको हम लोग द्रव्यमान के आधार पर कई भाग बांटते हैं। किसके आधार पे, आप कह रहे एमएस क्या, एमएस होता है मास ऑफ सन, यानी सूर्य के द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। तो चंद्रशेखर का कहना है जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का इतना गुना होगा या उससे छोटा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बौना तारा कहेंगे। तो सूर्य कौन सा तारा होगा, बौना होगा कि बड़ा तारा होगा? अब ऐसे समझिए, यानी इससे जो भी छोटा होगा उसे क्या कहेंगे, बौना तारा कहेंगे। तो ये तो सूर्य से बड़ा है ना, सूर्य का लगभग 1.5 गुना है, तो सूर्य तो इससे छोटा हुआ ना, तो सूर्य क्या हुआ, एक बौना तारा हुआ। तो याद रखिएगा ये जो रक्त दानव तारा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, हम लोग उसके द्रव्यमान के आधार पर तारों को बांट देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो तारा है जिसका क्या है, पृथ्वी के सूर्य के मास का 1.44 गुना ये है, और ये जो सुपरनोवा और ये दोनों तारा है 1.44 ms से 3 ms तक है, और ये जो ब्लैक होल है 3 ms से ज़्यादा। यानी तारों का भी वर्गीकरण होता है किसके आधार पे हो जाता है। तो ये 3 चरण था, ये सब चरण आएगा, लेकिन जो श्वेत वामन तारा काला वामन, देखिए वामन मतलब बौना तारा कहा गया क्योंकि इसका जो है मास जो है 1.44 ms, ms मतलब सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना से कम है। सुपरनोवा और पल्सर क्या कहलाएगा, जब द्रव्यमान 1.44 से 3 ms के बीच में होगा, और जब 3 गुना से ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे, ब्लैक होल कहेंगे। क्लियर है ये किसने बताया, चंद्रशेखर ने, इसलिए 1.44 को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो बार बार पूछा जाएगा चंद्रशेखर सीमा क्या है, 1.44 मास ऑफ सन, यानी सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना ये क्या है, चंद्रशेखर सीमा। इससे जो छोटा होगा उसको बौना तारा कहेंगे। जिसे भारत में ही किस हाइट के व्यक्ति को बौना कहा जाता है, अगर लड़का है तो 4 फीट को, अगर 4 फीट से हाइट किसी का कम है किसी युवा लड़के का तो उसे क्या कहा जाता है, बौने की श्रेणी में रखा है। 5 फीट वाला बौना नहीं होता है, 4 फीट या उससे नीचे है तो उसे बौना कहा जाता है। तो एक लिमिट होता है, तो यहाँ भी यही है, सूर्य में भी क्या है
इस तारों में भी क्या है, जिसका 1.44 मास ऑफ सन से कम होगा वो क्या हो गया, बौना तारा हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ तक तो देख लिए थे सिद्धांत तक, बस ये क्या है, एक मापने का तरीका है। अब आते श्वेत वामन तारा क्या है, काला वामन तारा क्या है। तो यहाँ देखिए, जब आप लोग रक्त दानव तारा देख रहे थे तो रक्त दानव तारा के अंदर के भाग में सारा हाइड्रोजन हीलियम बन गया था, बस बाहरी भाग में हाइड्रोजन हीलियम बन रहा था। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब ऊपर वाला भाग क्या होगा, ये हवा में फैल जाएगा। बचेगा कौन, बीच वाला भाग जहाँ पे हीलियम केवल बचा था और हाइड्रोजन गायब। यानी हाइड्रोजन क्या होगा, धीरे धीरे फैल जाएगा। बचेगा कौन, ये बीच वाला भाग। और इस बीच वाले भाग में क्या था, हीलियम। अब ये जो हीलियम है, अब ये हीलियम किस में बदलना शुरू हो जाएगा, कार्बन। फिर से समझिए, यहाँ क्या था, सारे काले बादल हाइड्रोजन के जुड़ रहे थे, उसे क्या कहे, जब जुड़ने के कारण क्या हुआ, नाभिकीय संलयन शुरू हुआ। और जब से नाभिकीय संलयन शुरू हुआ यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा तो क्या कहा जाने लगा, युवा तारा। एक समय ऐसा आया कि हीलियम हाइड्रोजन से ज़्यादा हो गया, यानी अंदर का सारा हाइड्रोजन हीलियम बन गया था और बाहर में हाइड्रोजन क्या बन रहा था, हीलियम बन रहा था। उसे क्या कहते थे, रक्तदान तारा। और धीरे धीरे ऐसा हो गया, या तो सब हीलियम में बदल गया या कुछ भाग गया, है कि नहीं, कुछ बन रहा है कुछ भाग गया। जब टोटल हीलियम हो गया और अब हीलियम जो हो गया, अब हीलियम किस में बदलना शुरू हो गया, कार्बन में। जब हीलियम कार्बन में बदलने लगा तो ये सफ़ेद दिखाई देता है, तो इसको क्या कहते हैं, श्वेत वामन तारा। यानी अब हीलियम किसे बदल रहा है, कार्बन। लेकिन जब पूरा हीलियम कार्बन बन जाएगा तब काला वामन हो, काला दिखेगा, वो ठंडा हो जाएगा, तो अब उसमें प्रक्रिया बंद। यानी श्वेत वामन में क्या याद रखना है, हीलियम कार्बन में बदल रहा है, काला वामन पूरा हीलियम कार्बन में बदल गया, एक छोटा सा गोला बन जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, वो काला दिखेगा, कार्बन तो काला होता ही है ना, इसलिए क्या होता है, काला वामन होता है। क्लियर है। अब आते हैं, जिस तारों का द्रव्यमान 1.44 से ज़्यादा हो जाएगा, इसमें भी सेम है। जब पूरा हीलियम बन जाएगा, हीलियम बनने के बाद क्या होगा, हीलियम फिर क्या बनना शुरू हो जाएगा, कार्बन बनना शुरू हो जाएगा। और बनते बनते इतना बनेगा, एक दिन अचानक विस्फोट हो जाता है। क्यों विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है ना। और पता है आपको, ज़्यादा द्रव्यमान होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होता है और तेज गति से खींचेगा। पढ़े कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मान के चलिए हम है और पृथ्वी है, पृथ्वी को हम खींच रहे हैं और पृथ्वी हमको खींच रहा है, लेकिन दोनों में कौन किसको खींच पाएगा, पृथ्वी हमको खींच लेगा ना, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान हमसे बहुत ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा द्रव्यमान उसका आकर्षण शक्ति ज़्यादा। तो इसका सुपरनोवा का द्रव्यमान जो ज़्यादा हो जाता है तो एक दिन आते आते क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट कर जाता है। और जब ब्लास्ट कर जाता है तो उसे कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन हीलियम बन रहा है, बनते बनते अचानक ब्लास्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सुपरनोवा। और बनने के बाद छोटे छोटे तारे बन जाएंगे, छोटे छोटे गोला बन जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन। और किसका बना होगा, न्यूट्रॉन का बना होगा, है कि नहीं, इसलिए इसको न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। और इतना तेज़ गति से घूमता है ये, कि समझ लीजिए कि सूर्य से ज़्यादा जो चक्कर लगाता है उसके 30 गुना ज़्यादा चक्कर लगाता है ये, इसीलिए इसको पल्सर कहते हैं। पल्सर यानी तेज़ गति से चलने वाला। आप लोग जो गाड़ी देखते हैं पल्सर, इसी के नाम पे रखा गया है। जो सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला जो तारा होता है वो होता है न्यूट्रॉन तारा। इसलिए न्यूट्रॉन तारा को क्या कहते हैं, पल्सर तारा भी कहते हैं। और इसी के नाम पे पल्सर गाड़ी का नाम भी रखा गया, ठीक है। और अंत में जब सबसे बड़ा 3 मीटर पर सेकंड ज़्यादा हो जाएगा, तो आप जानते हैं जितना ज़्यादा वजन होगा 3 ms से उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना। और ये इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है, सबको खींचते 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 ऐसा खींचने लगता है कि प्रकाश और सबको खींच लेता है, वो उसे कुछ बाहर निकल ही नहीं पाता। अगर आप भी जाएंगे तो आपको भी खींच लेगा, और धीरे धीरे खींचते खींचते एक दिन वो गायब हो जाता है, ठीक है, कि सबको खींच लिया और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा। तो वही जो तारा जो बनता है, आदि तारा से लेकर के ब्लैक होल आते आते समाप्त हो जाता है।
एक बार शुरू से देख लेते हैं। यानी तारा देखिए क्या है, कैसे धरती का निर्माण हुआ, कैसे तारा बना। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो एक छोटा सा कण था परमाणु के आकार का, उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद जो काले काले हाइड्रोजन के बादल बन गए, जिसे क्या कहे हम लोगों ने, नेबुला। अब नेबुला क्या हो गया, आकर्षण के कारण धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गया। तो धीरे जुड़ रहा है तो उसको क्या कहे, आदितारा। और जब नजदीक आए तो रगड़ना शुरू हो गया, तो उसमें क्या हो गया, नाभिकीय संलयन हुआ और हाइड्रोजन हीलियम में, तो क्या हो गया, और जब हीलियम हाइड्रोजन से ज़्यादा हो गया तो अंदर में क्या हुआ, गति रुक गया, है नहीं, और उसके बाहर के भाग में चल रहा था गति, तो उसको क्या कहे, रक्तदान। और रक्तदान के बाद क्या हुआ, जब हीलियम कार्बन में बदल रहा था तो उसको क्या कहे, और जब पूरी तरह से कार्बन में बदल गया तो अलावा में। और एक से जब बाजा ज़्यादा मास होने के कारण जो कार्बन बनते बनते विस्फोट हो गया, तो क्या बोले, और विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे जो हैं वो बन गए तारे। कौन सा तारा, न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन का बन गया। ऐसे तेज गति के कारण इसका क्या नाम दे दिया गया। और जब सबसे ज़्यादा 3 ms से ज़्यादा वजन का कोई तारा बनने लगा तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो इतना गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, इतना गुरुत्वाकर्षण बल हो गया कि सबको अपने अंदर समा लिया, और ये क्या हो गया, ब्लैक होल। और धीरे धीरे वो भी गायब हो गया। तो ये एक चरण है तारों का। तो अभी हम लोग इसी चरण में हैं, फिर रक्तदानव बनेंगे, फिर हम लोग या तो सुपरनोवा या ये बनेंगे तो कई बनेंगे, और फिर अंतिम में जाकर क्या बनेंगे, ब्लैक होल। और एक दिन ये सूरज भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ तक।